हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है, ग्रैंड वेलकम है साथियों। जेपीएससी जेट पेपर 2 हिस्ट्री में अभी हम लोग मिडावल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और आज सल्तनत का शेर। जी हाँ, यहां तो हमने खिलजी का असली शेर लिखा है, लेकिन पूरे कहूं तो पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे पावरफुल शासक, जी हां, पूरे सल्तनत का शेर के बारे में पढ़ेंगे। वो और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सबसे कह सकते सफल शासक। कार्यकाल कभी रहा, कार्यकाल इनका कभी रहा, लेकिन इतने कम समय में जो इसने कर दिखाया, लंबे कार्यकाल वाले भी नहीं कर सके। हिस्ट्री का सबसे डेंजरस रूलर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जी हाँ, 100% एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए अलग से करना होगा, चाहे इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली हो, इसी प्रकार जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, किस प्रकार इसने अमीरों पर नियंत्रण किया, ये सभी चीजें देखनी है। एक्चुअली मुझे बार बार हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है ना? कोई याद कर रहा है, करने से हिचकी आता है, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे बार बार हिचकी आ रहा है, पढ़ने पीने के बाद भी हिचकी नहीं जा रहा है। तो कोई नहीं, क्लास होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, लेकिन क्लास लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत के असली शेर। जी हाँ, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, अगर आप अब भी इधर उधर घूम रहे हैं, क्लासेस नहीं ले पाए हैं, तो एडमिशन अभी भी चालू है। जब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। प्रीवियस जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनकी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अगर आप पेपर 1 में चाहते हैं, पेपर 1 के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोर्सेस हैं, ये पेपर 1 के लिए है। ठीक है, ये आपका पेपर 1 के लिए है। ये क्या हो रहा है? ये आपका पेपर 1 के लिए कोर्स है, पेपर 1। और ये आपका पेपर 2 हिस्ट्री है, पेपर 2 सोशियोलॉजी है। आपको किसी भी क्लासेस में एडमिशन लेना है, एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। अभी अगर आप सोचते रह जाएंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, है ना? थोड़ा हिचकी दिक्कत कर रहा है ना, तो पिछड़ जाएंगे आप। ये आपका पेपर 1, ये पेपर 2, ये भी पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 इतिहास, पेपर 2 सोशियोलॉजी। यहाँ पे जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उसका वीडियो अवेलेबल रहेगा, और अपकमिंग जो क्लासेस हो रही है वो भी वीडियो ऐड होती जाएगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो इतना शानदार क्लासेस जो चल रहा है, इसको अगर आप अपने में समाहित कर लेते हैं, इसको अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं, क्लासेस के सभी कंटेंट को अपने दिमाग में बसा लेते हैं, तो आपका जेट बिल्कुल आसानी से निकलेगा। 6% में आपका भी रोल नंबर रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो मैं आपको रास्ता भी बता दूंगा। क्या करना है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, इसी ऐप का लिंक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। उस लिंक को क्लिक करना है आपको। लिंक को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे। लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड हो जाएगा तब आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, सभी कोर्सेज दिखने लगेंगे, और जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पहला। दूसरा, आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाके एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सल्तनत के शेर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1296 से 1316। जब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे तभी हमने इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करी थी।
कि उनकी हत्या ये कर देते हैं। और ये कड़ा मणिपुर के सूबेदार थे। इसको दक्षिण भारत देवगिरी अभियान के लिए भेजा गया था। वहां इसे अपार धन की प्राप्ति हुई और उस धन के बाद इसके मन में लालच आया और रिश्ते में इसके ससुर और कह सकते हैं कि इनके चाचा भी लगते थे, 2 रिश्ता था इनके साथ, उनकी इसने हत्या कर दी और इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, तो आप जान रहे बलवन का नाम आपने सुना था। बलवन कैसा शासक है? बिल्कुल कठोर, है ना, कठोर। और इसने साम्राज्य या कि जो किंग है सुल्तान के शक्ति को उसने बताया दुनिया को कि सुल्तान कितना ताकतवर होता है। यानी उसने सुल्तान के पद को सुदृढ़ किया, उसको स्थापित किया। बलबन ने सुल्तान के पद को स्थापित किया, उसे मजबूत बनाया। अगर बलबन उसमें आगे था तो अलाउद्दीन इसके साम्राज्यवादी युग का आरंभ इसने किया। बलबन ने क्या किया? शासक को शक्तिशाली बनाया। अब शासक को कोई भी आके अमीर, कोई सरदार है दरबार का, ये उसको इसके सामने आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। बलबन ने बता दिया कि जिले इलाही होता सुल्तान हमारा, ईश्वर की छाया है, ठीक है, अल्लाह का प्रतिबिंब है, आप उसके बराबरी में नहीं है। ठीक है, आपको उसके को चुमना चाहिए, पाबोस करना चाहिए, आपको सिजदा करना चाहिए। यानी बलबन ने ये दुनिया को दिखाया। और विशेषकर जो 40 लोगों का दल था, 40 तुर्क चहलगानी, उसको ये बताया कि शासक बहुत बड़ा चीज है और सबका दमन किया और खुद को शक्तिशाली बनाया। तो बलबन इस मामले में आगे रहा। इससे एक कदम जाकर जब सुल्तान का पद सर्वश्रेष्ठ हो ही चुका था, अब अलाउद्दीन ने साम्राज्यवादी युग का आरंभ कर दिया। बलबन ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया, क्षेत्र विस्तार की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। यहां पर देखिए एक इतिहासकार है स्टेनली लेनपूल, इसको सल्तनत युग का समुद्रगुप्त कहते हैं। जिस प्रकार आप प्राचीन भारत इतिहास में गुप्त काल को पढ़े होंगे, वहां समुद्रगुप्त का एक शासक हुआ करते थे, जिसके काल में गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो अलाउद्दीन के काल में साम्राज्यवादी विस्तार हुआ। इसीलिए स्टेनली पूल बोलते हैं कि सल्तनत का यह समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन आपसे आ सकता है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है? स्टेनली लेनपूल ने कहा है। ठीक है, इसी प्रकार और एक इतिहासकार है बुल्जले है, इसने सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है ये कहा। बुल्जले हेज ने क्या कहा कि अलाउद्दीन से ही सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। साम्राज्य यानी दूसरे क्षेत्रों को जीतने वाला जो काम है वो इसके कार्यकाल में आरंभ होता है। इसका बचपन का नाम अली गुस्ताख था। 1290 में यह जलालुद्दीन के समय अमीर तुजुक बना। अमीर तुजुक क्या होता है? दरबार में जो भी कार्यक्रम होगा उसका रूपरेखा तैयार करना, यानी उसका आयोजन कराने का जिम्मा इसका था। ठीक है, कुछ भी कार्यक्रम हो सरकार के स्तर से, सुल्तान के स्तर से, उसको आयोजन अमीर तुजुक करेगा। यानी शाही दरबार के प्रोग्राम का ये आयोजक हुआ करता अमीर तुजुक। इस पद पर वो 1290 में बैठा था जलालुद्दीन खिलजी के काल में। इसके बाद इसको कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिली और इसी समय इसके मन में सत्ता के प्रति लालच जागा और इसी बीच इसको मौका मिल गया, सैनिक मिल गया अच्छा खासा। और सैनिक के साथ जब ये दक्षिण भारत देवगिरी पे अभियान करते हैं तो वहां पर अच्छी जीत हासिल होती है और अपार धन संपत्ति से प्राप्त होता है। इसके बाद इसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और इसके बाद ये शासक बन गया। और शासक जब बना तो इसने क्या किया? बलबन का महल, दिल्ली में जो बलबन का महल है वहां पर इसने राज्याभिषेक किया। दिल्ली में बलबन के महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और सुल्तान दिल्ली का बन गया, यानी दिल्ली सल्तनत पर इसका अधिकार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब सुल्तान आप बनते हैं वो कांटों का ताज होता है। इतना आसान नहीं था कि सुल्तान पद पर सिर्फ शांति से हम बैठे रहे। इसको इसके समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल मध्य एशिया में इस्लामिक महत्वपूर्ण शक्ति थी। मंगोल आक्रमण इसके काल में सबसे ज्यादा हुआ और ये शासक भी उस प्रवृत्ति का था। इसने नहीं उससे कंप्रोमाइज किया, बल्कि इसने उसके खिलाफ रक्त और युद्ध की नीति अपनाई।
कहा कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा और मंगोलों के प्रति रक्त और युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति अपनाई, अग्रगामी नीति अपनाई, कोई कंप्रोमाइज नहीं, मारो है ना, अटैक करो, उसी प्रकार के थे, है ना। जो खुद एक साम्राज्यवादी शासक था, अब उसी के साम्राज्य को कोई छीनने आएगा तो वो क्या करेगा, इसका स्टाइल वही था, रक्त और युद्ध नीति पर इसकी मंगोल नीति आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए पूरे दिल्ली सल्तनत काल में, इंटायर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इसने उसको झेला और जितने भी मंगोल आक्रमण हो रहे थे इसको मंगोल शासक दावा खां भेज रहा था, दावा खां। तो मंगोल आक्रमण जो हुआ अलाउद्दीन के काल में किसने भेजा था, दावा खां ने। और इसका जो सेनापति था जफर खां, मंगोलों से लड़ने वाला जिसका सबसे ताकतवर सेनापति था वो था जफर खां, मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति था। और किली के मैदान में हालांकि जफर खां 1299 में मंगोलों के आक्रमण के दौरान मारे गए। तो अलाउद्दीन के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के साथ युद्ध करते हुए हो गई, तो जफर खां। यह भी पूछा जा सकता है जफर खां की मृत्यु कब और किस युद्ध में हुई, तो 1299 में किली के मैदान में इसकी मृत्यु हुई। जफर खां जिस प्रकार वीरता से युद्धों में लड़े थे इसको युग का हीरो और रुस्तम कहा जाता है, युग का हीरो और इसको रुस्तम कहा जाता है। जफर खां की मृत्यु पर अलाउद्दीन का एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा किसके मृत्यु पर अलाउद्दीन ने कहा था, ये अलाउद्दीन ने कहा था जब वो मर गए, बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया, बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। जफर खां की मृत्यु पर अलाउद्दीन का स्टेटमेंट था। किसे युग का हीरो या रुस्तम कहा जाता है, तो जफर खां। जफर खां काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हिचकी बहुत परेशान कर रहा है लेकिन क्लास होगी, है ना। जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी जैसे कहते हैं जिसको शेर शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को भी मजबूत दिखाना पड़ेगा। एक हिचकी हमें क्या कर सकता है, तो 1303 ईस्वी में इस पर फिर से एक मंगोल आक्रमण होता है और यह आक्रमण करता है तारगी। इस बार जो मंगोल आक्रमण होता है किसके नेतृत्व में होता है, तारगी के नेतृत्व में। तारगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है और यह बड़ा ही कह सकते हैं अजीब तरीके से इसने इसको इसके नाकों में दम कर दिया। इसने क्या किया ना, दिल्ली का घेरा डाला है, युद्ध नहीं कर रहा है, बस इस प्रकार से घेरा डाला है कि ना अंदर वाले को बाहर जाने दे रहा है ना बाहर वाले को अंदर जाने दे रहा है। पूरा बढ़िया से किलेबंदी कर दिया, दिल्ली का घेरा डाल के रखा। इस प्रकार अलाउद्दीन को फंसाया कि अलाउद्दीन को बाद में मंगोल की सुरक्षा के लिए संधि करनी पड़ी। ठीक है, संधि करने के लिए उसे विवश होना पड़ा। जब आप संधि करने के लिए विवश हो गए, इसका मतलब कहा जाता है अलाउद्दीन यहाँ पर पराजित हुआ, अलाउद्दीन की ये पराजय थी। तो अलाउद्दीन को किस मंगोल आक्रमणकारी ने हराया, तो तारगी ने। दिमाग से हराया है ना, यहाँ कमजोर कर दिया, न कुछ आ रहा है, अनाज भी नहीं आ रहा है, जो भी संसाधन है वो भी खत्म हो गए हैं। आखिर जब तक कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा तो आप बॉर्डर पास कैसे कीजिएगा, वो उसके कारण उसको संधि करना पड़ा। एक प्रकार से कह सकते हैं अलाउद्दीन की इसको पराजय मानते हैं। अलाउद्दीन को इससे सबक मिला, उसको समझ में आ गया अब हमको सीमा को सुरक्षित करना है। इसीलिए सीमा की सुरक्षा के लिए 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर किलेबंदी किया। यानी किस शासक ने सीरी फोर्ट बनाया, सीरी का किला, तो अलाउद्दीन ने बनाया। कब बनाया, तो 1304 में। किस शासक ने दिल्ली के अलावा सीरी को भी राजधानी बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों, मंगोल आक्रमण से आगामी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मलिक नायक नामक एक हिंदू अलाउद्दीन की सेना में था जिसने मंगोलों को हराया था। जिसे कहा जाता है अलाउद्दीन ने योग्यता को आधार बनाया था अपने शासनकाल में, इसीलिए अपने शासनकाल में इसने हिंदुओं को भी सेना में शामिल किया, बड़े बड़े पद दिए। इसी में एक नाम काफी फेमस है, मलिक नायक। इसी की सेना में शामिल था जिसने मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और मंगोलों को हराया भी। अब हम लोग इसके अभियान के बारे में जानेंगे ना, उत्तरी भारत के अभियान। अब हम लोग अलाउद्दीन के उत्तरी भारत के अभियान को देखते हैं। उत्तरी भारत के अभियान में इनका सबसे पहला आक्रमण है गुजरात पर इसने आक्रमण किया।
कहाँ पे किया? गुजरात पे। और ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण था। सत्ता में बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण कहाँ किया? गुजरात पर किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम अभियान था गुजरात अभियान। कब हुआ? 1299 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का शासक बनने के बाद पहला अभियान कहां पर था? तो गुजरात पर था। यहां पर गुजरात में जो अटैक किया उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। तो किस सेनापति ने गुजरात पर अटैक किया था? तो उलुग खां और नुसरत खां ने। और उस समय जो गुजरात की राजधानी थी अनिलवाड़ा पाटन को लूटा। और उसमें वहां पे शासक थे बघेल शासक कर्ण द्वितीय थे। यानी अगर अलाउद्दीन की तरफ से बात करें तो इसके सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां। और किस पर अटैक किया? तो कर्ण द्वितीय पर। कर्ण द्वितीय किस वंश के थे? तो बघेल वंश के थे। उस समय राजधानी कहां था गुजरात का? अनिलवाड़ा या पाटन। उसको पूरा लूटा। यानी कर्ण द्वितीय पराजित हुए। उसकी राजधानी को लूटा गया और वो राजधानी छोड़कर भाग गए। ये राजधानी छोड़कर भाग गए। उसकी पत्नी बच गई कमला देवी को कब्जे में अलाउद्दीन ने ले लिया। वो बहुत खूबसूरत थी कहा जाता है। इसके लिए क्या अलाउद्दीन ने उसे विवाह भी कर लिया। और विवाह करने के बाद उसको मल्लिका ए जहां की उपाधि दी। ठीक है। इस प्रकार गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। ठीक है। और ये जो शासक थे आपका कर्ण द्वितीय, ये भाग कर कहां चले गए? दक्षिण भारत देवगिरी चले गए अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर। कर्ण द्वितीय भाग कर चले गए देवगिरी। ठीक है। यहाँ का समझ गए। इस अभियान की और एक उपलब्धि है अलाउद्दीन की। इसी अभियान में उसका एक महत्वपूर्ण साथी मिला जिसका नाम है मलिक कफूर, जो कि बाद में इसके दक्षिण भारत में जो इसने अभियान किया उसका सेनापति भी बाद में वही बना। उसको इसने इसी अभियान में पाया था। ये भी प्रश्न आता है कि मलिक कफूर को, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, अलाउद्दीन ने किस युद्ध में प्राप्त किया था? तो गुजरात युद्ध में इसने प्राप्त किया था। यहाँ देखिए मलिक कफूर क्या है? मलिक कफूर एक हिजड़ा था, जिसको आप किन्नर बोलते हैं। हिजड़ा था और दास था, जिसको कि खरीदा था। अब जब गुजरात को इसने जीत लिया है ना, तो खंभात से अलाउद्दीन के सेनानायक नुसरत खां ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। दिनार क्या है? रुपए। उस समय का जो मुद्रा था उसको दिनार बोलते थे। तो 1000 दिनार देकर ये जो दास था, दास की तो खरीद बिक्री होती थी, तो इस दास को खरीद लिया मलिक काफूर को, क्योंकि काफी योग्य, भले हिजड़ा था, किन्नर था, लेकिन वो काफी योग्य था, है ना, शक्तिशाली भी था, दिमाग से भी तेज था। उसको समझ गया कि हमारे काम का चीज है। अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनार देकर खरीद लिया। यहीं से मलिक काफूर का एक नया सफर शुरू होता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था। दक्षिण भारत अभियान में इसको सेनापति बनाया। वह गुजरात के अंबे काला के रहने वाला था। और बाद में आप जान रहे हैं अलाउद्दीन ने जब उसे सेनापति बनाया तो जिस प्रकार से दक्षिण भारत में सफलता पाई, उसको बाद में मलिक नाइब और वजीर का भी नियुक्त किया। यानी अलाउद्दीन के काल में बड़े बड़े पद पर बैठे मलिक काफूर, जो कि हिजड़ा था, लेकिन उसको मलिक नायब, जो सुल्तान के बाद 2 नंबर का पद था, उस पद पर भी उसे बिठाया गया, वजीर के पद पर भी बिठाया गया। यानी मलिक काफूर, आपसे पूछा जाएगा किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। इसे कहाँ प्राप्त हुआ था? गुजरात अभियान में मिला था ये। अब अलाउद्दीन का राजस्थान अभियान देखते हैं। राजस्थान में उसका 3 अभियान काफी फेमस है। पहला रणथंभौर पे, दूसरा चित्तौड़ पे और तीसरा है जालोर पे। रणथंभौर पे कब किया? 1301 में। चित्तौड़ पे कब किया? 1303 में। और जालोर में कब किया? 1311 में। तो राजस्थान में उसने 3 क्षेत्रों को जीता। सबसे पहले हम रणथंभौर को देखते हैं। रणथंभौर, अलाउद्दीन का जो रणथंभौर अटैक हुआ था, इसका हमें पूरा वर्णन मिलता है। कहां पर? जोधराज के लिखे गए हमीर राज रासो और नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखे गए हमीर महाकाव्य। किस पुस्तक से हमें
अलाउद्दीन के रणथंबोर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। दो पुस्तक है, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। हमीर रासो और हमीर महाकाव्य से हमें रणथंबोर अभियान का उल्लेख मिलता है। हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराय। और हमीर महाकाव्य के लेखक है नयनचंद सूर्य। रणथंबोर अभियान का नेतृत्व भी यहाँ पर नुसरत खां और उलुग खां ही ने किया था, जिसने गुजरात अभियान का भी नेतृत्व किया था। तो आपका नुसरत खां और उलुग खां रणथंबोर अभियान का नेतृत्व किया। और यहाँ एक इतिहासकार है, कवि है, काफी फेमस है मध्यकालीन भारत में, अमीर खुसरो। मल्टी टैलेंटेड इंसान था अमीर खुसरो। भी अलाउद्दीन के ही दरबार में रहते थे और कहा जाता है रणथंबोर अभियान में वह भी साथ गया था, युद्ध में साथ ही गया था। और उसकी एक पुस्तक है तारीख अलाई, जिसका दूसरा नाम है खजाइन उल फुतूह में जौहर का वर्णन किया है, और जिसमें हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया था। अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिए, यह एक कवि था और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विभिन्न शासकों के दरबार में रहे, मल्टी टैलेंटेड थे, चित्रकार भी थे, यह संगीतकार भी थे, ठीक है। और यह इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ गया था। और वहां पर इनकी जो पुस्तक है तारीख अलाई, जिसका दूसरा नाम है खजाइन उल फुतूह, इसमें उसने कहा है कि जब रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर लिया गया तो वहां की जो रानी थी ना, रानी रंग देवी, उसने क्या किया? जौहर कर लिया। जौहर क्या होता है कि जब राजपूत औरतों को लगता था कि सेना अब हमारी हार रही है, उनके हस्बैंड की मृत्यु होना निश्चित है, तो वो क्या करते थे? जल्दी चिता में कूद कर अपने प्राण त्याग देते थे, ताकि अपने उनका जो अस्तित्व है ना, उनकी जो मर्यादा है वो बची रहे, किसी दुश्मन के हाथ में वो ना लग जाए। अपने प्राणों को जलती चिता में कूद कर त्याग देना ये जौहर था। तो इस जौहर रानी रंग देवी ने जौहर किया था, है ना। इसका वर्णन कौन करते हैं? अमीर खुसरो तारीख अलाई या खजाइन उल फुतूह में इसका वर्णन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि हमीर अपने भाई वीरम के साथ मारा गया। रणथंबोर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां भी मारा गया। यहाँ पर हमीर का एक भाई था वीरम, हमीर का भाई था वीरम, जो शासक था हमीर, उसका भाई वीरम था। दोनों ने मिलकर युद्ध में भाग लिया, लेकिन वो पराजित हुए। लेकिन अलाउद्दीन का प्रिय सेनापति नुसरत खां भी इस युद्ध में मारा गया, ठीक है। नुसरत खां किस युद्ध में मारा गया? तो रणथंबोर के अभियान में वह मारा गया था। अगला देखते हैं चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान से आप सभी अच्छे से फेमस होंगे, क्योंकि इस पर मूवी भी आ चुका है, आपको देखे हैं, पद्मावत मूवी, जो कि आपका किनका है? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का पद्मावत, काफी सुपरहिट मूवी है। वहां पर इसी चित्तौड़ अभियान का जिक्र है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतना चाहते थे और चित्तौड़ पर कब अटैक किया? 1330 ईस्वी में। और इसी युद्ध और जो राणा रतन सिंह थे उसके पराजय, उसकी पत्नी थी पद्मिनी, और इसी पर वो मूवी बनी थी। तो ये अभियान 1303 में अलाउद्दीन ने किया था और इसका जीत लिया। जब उसने चित्तौड़ को जीत लिया, चित्तौड़ देखिए आज तक कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं आया था। चित्तौड़ हमेशा स्वतंत्रता का प्रतीक था राजपूतों का, लेकिन पहली बार किसी ने चित्तौड़ को भी जीत लिया। और जीतने के बाद इस अभियान में उसके पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम रख दिया खिजराबाद, यानी चित्तौड़ का नाम बदलकर, हालांकि फेमस कभी भी नहीं हो पाया खिजराबाद, फेमस चित्तौड़ ही रहा, इसलिए। लेकिन इसने आधिकारिक घोषणा कर दिया, चित्तौड़ को हम लोग क्या कहेंगे? खिजराबाद। उसका बेटा था खिज्र खां, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया खिजराबाद। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था, क्योंकि अमीर खुसरो इस अभियान में भी साथी था। पहले के देखिए जो विशेषकर मुस्लिम शासक हुआ करते अपने साथ कवि वगैरह लेके जाते थे, राइटर लेके जाते थे, ताकि उनके बारे में लिखिए। अमीर खुसरो लोगों को इसीलिए लेके साथ में चलते थे, इसलिए अमीर खुसरो ने इन चीजों को लिखा है, और इसलिए हम लोग भारतीय इतिहास को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। खुसरो की जो रचना है खजाइन उल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का भी उल्लेख है। जैसे पहले हमने क्या देखा? खजाइन उल फुतूह में रणथंबोर अभियान का भी उल्लेख है, और खजाइन उल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का भी वर्णन है। इसके अलावा यहाँ पर गोरा और बादल और दो राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनानायक थे। इसने गजब युद्ध लड़ा है ना, गजब वीरता का परिचय दिया गोरा और बादल ने।
और इसका भी वर्णन मिलता है विस्तार तरीके से। आपसे पूछा जाएगा गोरा और बादल किसके सेनापति थे, तो राजा राणा रतन सिंह के। अमीर खुसरो वह व्यक्ति था, वह मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी में कविता लिखी, यानी अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाला पहला मुस्लिम कवि था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू में पद्मिनी प्रकरण, यानी अलाउद्दीन और पद्मिनी, इनका कहना है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इसलिए अटैक किया, या ये जो पद्मिनी प्रकरण है इसमें कहा गया है खजाइन उल फुतू में कि अलाउद्दीन ने इसलिए अटैक किया क्योंकि उसको पद्मिनी जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी, उससे उसको कह सकते अट्रैक्शन था, उनको वो चाहते थे और उसको ही पाने के लिए उसने अटैक किया। इसीलिए रानी जो कि सती स्त्री थी, जब उनके राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हो गए तो उसने जौहर करके अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अलाउद्दीन के चंगुल में वो नहीं फंसी, है ना, उसके कब्जे में नहीं आई, दुश्मन के हत्थे नहीं चढ़ी, इसीलिए यहाँ पर जौहर कर लिया था। और 16,000 औरतों के साथ, ये काफी दर्दनाक है और ये युद्ध काफी भयानक हुआ था, है ना। और यहाँ पर गोरा बादल जैसे सेनापतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राणा रतन सिंह भी मजबूती के साथ लड़े, हालांकि अंत में हार गए। और कहा जाता कि जब सभी सैनिक की मृत्यु हो गई और राणा रतन सिंह भी शहीद हो गए तो जो दरबार की महिलाएं थी और कुल मिलाकर रानी समेत 16,000 महिलाओं ने सामूहिक जौहर कर लिया, यानी सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। इस घटना का वर्णन भी ये खजाइन फुतू में है। खजाइन फुतू जिसकी रचना ये पूछा जाता बार बार अमीर खुसरो की, इसमें पद्मिनी प्रकरण का वर्णन है। 16वीं शताब्दी में और एक पुस्तक आती है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो घटना हुई कब का, 1303 का है, यानी 14वीं शताब्दी का है। बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं शताब्दी में, है ना, 16वीं शताब्दी में विशेषकर शेरशाह के काल में, मलिक मोहम्मद जायसी थे शेरशाह सूरी के कार्यकाल में, उसने अपनी पुस्तक पद्मावत में पद्मिनी प्रकरण का जिक्र किया है। और लेकिन इसने खजाइन फुतू से ही उसको कोट किया है, खजाइन उल फुतू से ही चीजों को लेकर पद्मावत में इसने लिखा है कि इस प्रकार की चीजें थी, पद्मिनी को चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए इस पर अटैक किया था। लेकिन सत्य ऐसा नहीं मानते इतिहासकार, ऐसा सच नहीं मानते हैं। उनको एक साम्राज्यवादी शासक था चित्तौड़, जो कि एक राजपूतों के आन बान शान का प्रतीक था, उसको वो जीतना चाहते थे, बस सिंपल सा उसका मतलब यही था। लेकिन पद्मावत पूछा था किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। खजाइन उल फुतू किसकी रचना है, जिसमें पद्मिनी प्रकरण का वर्णन है, सबसे आरंभिक वर्णन है, वो अमीर खुसरो की रचना है। चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने जौहर किया, लेकिन खुसरो ने इस जौहर कला के उल्लेख नहीं किया है। इस जौहर का उल्लेख किसने किया है, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो पद्मिनी प्रकरण का वर्णन किया है अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू में, लेकिन जौहर का उल्लेख नहीं किया है। तो देखिए, कम से कम उस शासक का वो कवि है, तो उसके लिए बहुत कह सकते, अगर उस जौहर का उल्लेख करेंगे तो उनका छवि खराब हो जाएगा ना। तो जब आप दरबारी कवि हैं, दरबार में रहते हैं, इनका वो ख्याल रखते हैं, इसलिए उसने उसका वर्णन नहीं किया। लेकिन 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका वर्णन किया था कि अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण परेशान होकर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 महिलाएं जौहर प्राप्त की थी, जलती अग्नि में कूदकर सामूहिक कह सकते आत्मदाह की थी। हालांकि खुसरो ने इसका उल्लेख नहीं किया है। खुसरो अलाउद्दीन और पद्मिनी का उल्लेख सुलेमान और सेवा नाम से किया है। ये कह सकते अरब में एक इसी प्रकार का लव स्टोरी था सुलेमान और सेवा का, तो उसी के उसका ही कंपेयर किया है, ज्यादा उसका नाम इसने इसमें शामिल किया। और सुलेमान माना है अलाउद्दीन को और सेवा माना है किसको, रानी पद्मावती को। चित्तौड़ अभियान एक ऐसा अभियान था जिसका नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन ने किया। चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व किसने किया, अलाउद्दीन ने किया। तो साथियों, थोड़ा तबियत देख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है, बात करने में परेशानी हो रही है, ठीक है, बार बार मुझे हिचकी आ रही है और गर्म पानी वगैरह थोड़ा पीना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे ना, क्लासेस को स्टॉप करेंगे, फिर कल हम लोग आगे इसको कंटिन्यू रखें। 2 क्लास में इसको खत्म करना है अलाउद्दीन। कल इसके प्रशासन को देखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखेंगे, और भी जो इसने है ना मापतोल की प्रणाली वगैरह अपनाई थी
उसको डिटेल्स में कल के क्लास में देख लेंगे साथियों। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और अगर हाँ फिर आपको कहना चाहेंगे, अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। डाउनलोड करने के बाद क्लासेस में कहीं कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 75418405 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।